आज कोई मकान बन रहा हो बिना पैसे के, आज कोई समरसीबल लग रहा हो बिना पैसे के, आज कोई बिजली का कनेक्शन बिना पैसे के लग रहा हो, कोई भी धंधा अगर इस क्षेत्र में चल रहा है, अगर वो बिन पैसे के चल रहा हो और उसका पैसा इन तक नहीं जाता होगा, तो जो कहोगे वो दंड में समाज के बीच में खड़ा होकर स्वीकार करूंगा। वो एमसीडी के लोग हों चाहे किसी भी विभाग के लोग हों, इसी तरह से कमाई होती है जिसको काली कमाई कहते हैं, और काली कमाई का काला धंधा है ये। मैं आया हुआ हूँ महेश सवाना, जो पूर्व डिप्टी चेयरमैन सेंट्रल जोन और पार्षद रह चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आज की डेट में जो बदरपुर विधानसभा में ओ जोन पर काफ़ी त्राही मचा हुआ है, तो राजनीतिक इन लोगों ने भी पिछले 30-35 साल तक ओ जोन के नाम पे ही किया हुआ है। तो आइए जानते हैं इनसे इस पर इनका क्या कहना है। पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आज का ये जो ओजोन का मुद्दा है, ये पूरी दिल्ली में यमुना के साथ साथ इस बॉर्डर से लेके और उस बॉर्डर तक त्राही लोगों में मची हुई है। देखिए, दिल्ली के अंदर कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी की सरकार हो, और आज चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, एक दिल्ली की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को लचर पचर किया हुआ है। आज तक किसी ने इस मुद्दे पर ठोस तरीके से कोई ऐसा कानून या कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जिससे कि लोगों की समस्या खत्म हो सके। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के अंदर जब यमुना के साथ साथ पुस्ता नहीं होता था, तो इन कुछ क्षेत्रों में जब यमुना बढ़ती थी बारिशों के टाइम में, तो सब में पानी आ जाता था। मैं आपको इतना भी कह सकता हूं कि मेरे यहाँ तक भी पानी पहले आता था, मेरे गांव के खेतों तक, गांव के नज़दीक आ जाता था। जब पुस्ता बंद गया उसके बाद में सारी ये समस्या खत्म हो गई और कभी यमुना का पानी यहाँ फिर आया नहीं। आपको मैं एक बात बताऊं, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा जिससे सब लोग समझ जाएंगे कि ये है क्या। मेरा ऐसा मानना है कि ये राजनेताओं की और अफसरों की लोगों की जेब काटने का एक तरीका है कि किस तरह से लोगों की जेब से हमारी जेब में पैसा आए, इसलिए इस तरह की तलवारें लटकाई जाती हैं। ये तलवार बिल्कुल कच्चे धागे में लटका करके छोड़ दी, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, इस एरिया में रामवीर सिंह विधूड़ी ने किस किस को नहीं बुलाया नेताओं को, और यहाँ तक हमारे माननीय तिवारी जी भी ये कह के गए ओ जॉन गो जॉन। हम लोग उस समय मौजूद थे उनके साथ। हम इन बड़े नेताओं के आश्वासन पे अपने साथ जुड़ने वाले लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हम भी कहते रहे भाई हमारा नेता ये कह रहा है कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो जॉन खत्म हो जाएगा, तो हम भी इनकी बात को सुन करके हम भी इनकी बात पे भरोसा करते थे। लेकिन आज इन्होंने सारी जनता का और मैं कहूं कि पूरी दिल्ली का विश्वास तोड़ दिया। जहां तक मैं अपनी बात कहूं, मदनपुर खादर यमुना पुस्ते के साथ जो दिल्ली के अंदर से झुग्गियां उठाई गई, सरकारी प्लॉटों पे जो लोगों ने कब्जा किया होता सेंट्रल दिल्ली के अंदर, उनको उठा करके यहाँ मदनपुर खादर में 12 और 22 गज के प्लॉट दिए। वो 12-22 गज के प्लॉट अगर ये डूब क्षेत्र था और ये ओजोन क्षेत्र था, तो फिर सरकार ने इस तरह से लोगों को वहां प्लॉट क्यों दिए? अगर उनके ऊपर ओजोन लागू नहीं होता तो बाकी कॉलोनियों के ऊपर ओजोन लागू नहीं होता। अक्षरधाम मंदिर के बीच में पहले पुस्ता था यमुना का, फिर दूसरा पुस्ता बन गया, वहाँ खेलगांव बन गया। ये पॉलिसी केवल लोगों को ठगने के लिए है
ये ओजोन का मुद्दा ये ख़त्म करना चाहिए सरकार को बड़े स्तर पे आके कि भाई यमुना का जो पुस्ता है उसके अंदर यमुना की तरफ अगर कोई कॉलोनी काटता है, कोई मकान बनाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ। लेकिन पुस्ता के बाहर जो भी क्षेत्र है, चाहे पश्चिमी बॉर्डर से लेके और इस पूर्वी बॉर्डर तक, पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब जहाँ तक मेरे क्षेत्र की कॉलोनियों की बात है, जो ये मेरा क्षेत्र है, आप मुझे बताइए मेरे क्षेत्र में कौन सी ज़मीन तो एमसीडी की है, कौन सी ज़मीन हमारी डीडीए की है, कौन सी ज़मीन हमारी ग्राम सभा की है जिस पे कॉलोनी बसी हुई है। टोटल ज़मीन मलकियत पे ये पूरा क्षेत्र बसा है, एक भी कॉलोनी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मेरे क्षेत्र की सारी कॉलोनियाँ अप्रूव नहीं की, लिस्ट में क्यों नहीं आई? ये किसकी गलती है? मेरे बड़े नेताओं की गलती है। मेरे क्षेत्र के बड़े नेताओं की ये भयंकर गलती है। उन्होंने जान करके इन कॉलोनियों को पास नहीं होने दिया। उन्होंने लिस्ट के अंदर उन कॉलोनियों पे क्रॉस मारा कि ये कॉलोनियाँ नहीं होनी चाहिए। उसमें डीडीए के अधिकारियों की भी मिली भगत है, हमारे सांसद की भी मिली भगत है, और हमारा नेता तो समझ लो कि एमएलए तो है ही नहीं। क्यों? वो तो बेचारा अपना बिजनेस में लगा रहता है, पानी पिलाता लोगों को, उसमें लगा रहता है। मैं उसकी बात नहीं करूँगा, क्यों कि वो दूसरे रास्ते का आदमी है। और वो आदमी जो हमारा सांसद है वो छल करता है, लोगों के साथ कपट करता है। मैं कोई राजनीतिक द्वेष भावना से नहीं कह रहा हूँ, मैं भी उसके साथ रहा हूँ, मैंने भी उसको वोट दी है और दिलवाई है, वो भी मेरे साथ में, मुझे भी उसने वोट दिलवाई है, ऐसा नहीं है। लेकिन लोगों की समस्या जिसको हम उनसे कहते रहे, भाई मेरे हाथ में तो कोई बड़ी कलम है नहीं, ये तो दिल्ली सरकार का मामला है या केंद्र सरकार का मामला है, वो कर सकते हैं। एक आम आदमी की ताकत नहीं है। आज जो मेरे भाई गली गली मोहल्ले मोहल्ले प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओजोन के ऊपर, इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक ये आदमी नहीं चाहेगा इस क्षेत्र को, और जब तक के दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार पूरी तरह से आदरणीय खट्टर साहब नहीं चाहेंगे, शहरी विकास मंत्री, तब तक ये लोगों के ऊपर तलवार लटकी रहेगी। इस तलवार को जल्द से जल्द हटना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले जी, आपने राजनीतिक भाषा स्तर को काफ़ी नीचे गिराया। वैसे ये तो आम बातें हैं कि राजनीतिक में स्तर भाषा का गिरते ही जा रहा है, लेकिन आप साथ में रहते हुए अपने धर्मपत्नी को पार्षद बनाया, खुद भी आप चेयरमैन बने, पार्षद बने, उनका भी समर्थन रहा जी। ऐसा आखिर हुआ तो हुआ क्यों? इसमें प्रतिशोध की भावना है या कहीं राजनीतिक दिख रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा रामवीर विधुड़ी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था 2003 से पहले। मेरे इसी घर में वो यहाँ आकर बैठे, उन्होंने हमारे साथ पहले भी इस तरह की हरकतें की थी, झूठे मुकदमेबाजी बनवाई थी हमारे साथ। तो वो 2003 में हमारे यहाँ आए, मेरे पिताजी के पैर पकड़ के रात को 9:30 बजे से सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक यहाँ बैठे रहे, माफ़ी मांगी, तब हम उनके साथ गए, हमने उनका साथ दिया पहले, उसके बाद उन्होंने हमें पार्षद में साथ दिया। पहले हमने दिया, बाद में उन्होंने दिया। ना मेरे ऊपर कोई उनका एहसान है, ना उनका मेरे ऊपर कोई एहसान है। ये तो परंपरा है, जब आप जिसके साथ रहोगे वो आपकी मदद करेगा, आप जिसके साथ रहोगे आप उसकी मदद करेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। रही बात बातों के स्तर की, मैंने कोई इस तरह की गलत बात नहीं की। मैंने इतना कहा कि भाई को भाई कहने में, या भाई के पोते को पोता कहने में, या भाई के बेटे को भतीजा कहने में ऐसी क्या समस्या आ रही थी उनके ऊपर कि वो भाई को भाई नहीं मान रहे और पोते को गलती परिवार में कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मैंने कहा मेरे परिवार में भी कोई गलत कर सकता है, तो वो रिश्ता तो ख़त्म नहीं हो जाएगा मेरे भाई, रिश्ता तो रिश्ता रहेगा, खून का रिश्ता है, कोई दोस्ती का रिश्ता नहीं है जिसको आप 1 मिनट में तोड़ देंगे। खून का रिश्ता, चाहे आप कितनी भी दूरियां बना लें, भाई भाई रहेगा सब कुछ। मेरे परिवार में भी ऐसी दिक्कतें आई है, आती हैं, आती रहेंगी, ये भाई भाई हैं, होता है सब कुछ। जब कहते हैं एक घर में 4 बर्तन रखे हैं तो उनमें खड़कना वाजिब है, तो मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। बच्चों से गलती होती है, किसी से भी हो सकती है, हो गई किसी से भी, भाई गोली चल गई, बच्चा मर गया, किसी का घर उजड़ गया, ये बात तो बिल्कुल दुख वाली बात है। वो भी दुखी और वो भी दुखी, एक तरफ वो मर गया, एक तरफ वो बच्चा जेल चला गया, 2 बच्चों की ज़िंदगी खराब हो गई। मैंने सिर्फ इतना कहा उसमें कि उनको सीधा सीधा ये था कि उनके भाई का पोता था, उसको ले जाके कहते कि भाई ये बच्चा है और मैं इसको पुलिस को सौंप रहा हूँ और पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करे। मेरा कहने का मतलब ये था, कोई राजनीतिक द्वेष नहीं, कोई बात नहीं। रही बात मेरी एक मिसाल देने का, मुझे आदत है
शुरू से ही। मैं कहीं ना कहीं किसी बात पे कोई मिसाल देता हूं तो मेरी मिसाल थी कि जैसे खरपतवार पैदा हो जाता है खेत के अंदर, ऐसे ही पार्टी के अंदर भी कुछ लोग इस तरह के पैदा हो जाते हैं जिनसे पार्टी की बदनामी होती है। मेरा कोई औचित्य दूसरा नहीं था। रही बात उसके बारे में, मैं अगर मैं द्वेष भावना की बात करूं तो द्वेष भावना मैंने कभी नहीं की, द्वेष भावना उसने की। भाई मेरी प्रॉपर्टी को सील करवाया, मेरे मकान तुड़वाए, आज भी मेरी प्रॉपर्टी सील पड़ी है, जो मेरी प्रॉपर्टी मलकियत है, दादा लाई है, उस प्रॉपर्टी को अरे कौन काम नहीं कर रहा है? आप बताइए, दुनिया भर की फैक्ट्रियां चल रही हैं इस क्षेत्र में, दुनिया भर के रोजगार चल रहे हैं, बिना पैसे के कोई चल रहा है? तो भाई बता दो, आज कोई मकान बन रहा हो बिना पैसे के, आज कोई समरसीबल लग रहा हो बिना पैसे के, आज कोई बिजली का कनेक्शन बिना पैसे के लग रहा हो, कोई भी धंधा अगर इस क्षेत्र में चल रहा है, अगर वो बिन पैसे के चल रहा हो और उसका पैसा इन तक नहीं जाता होगा, तो जो कहोगे वो दंड में समाज के बीच में खड़ा होकर स्वीकार करूंगा। और जो लोगों की समस्या की बीमारी है उसका भी इलाज करना पड़ेगा। और जब तक हम खुद किसी चीज़ को नहीं करेंगे, नहीं संभालेंगे, लोग, मेरे समाज के क्षेत्र के लोग अगर मुझसे कहेंगे, मैं लोगों के बीच में जाऊंगा। अभी समय थोड़ा सा बाकी है, लोगों के बीच में जाऊंगा। अगर लोग कहेंगे जी आप चुनाव लड़ना है आपको निगम का, तो मैं लड़ूंगा। अगर लोग ये कहेंगे नहीं जी आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर जब लोग ही नहीं चाहेंगे तो मैं क्यों लड़ूं? लोग चाहेंगे तो जरूर लड़ूंगा। तो वोट तो उनका अधिकार है, उनको मैं अच्छा लगूंगा तो मुझे चुनेंगे, कोई और अच्छा लगेगा तो मुझे नहीं। मैदान में तो सभी खेलते हैं, तो जीतता कोई है हारता कोई है, एक तो हारेगा एक जीतेगा। ये मेरा ऑफिस है जहां आप बैठे हैं, ये मेरा घर भी है, छोटा बेटा भी मेरा यहीं रहता है, और मैं डेली यहाँ आता हूँ। मुझे कोई काम होता है बाहर का तो मैं नहीं आता हूँ, बाकी मैं रोज़ाना यहाँ 10 बजे करीब आता हूँ और 12-1 बजे यहाँ से जाता हूँ। अब रही बात आने वाले टाइम की, तो अभी कुछ समय के अंदर अंदर मैं यहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी मिसेज की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उसकी भी ऐसी इच्छा है कि भाई हम मीठापुर वाले घर पे ही रहें, वहाँ परिवार है, कोई ना कोई रहता है वहाँ, कभी कभी वो अकेली रह जाती हैं। तो इस तरह से, और अगर हम वहाँ गए भी थे तो अपनी बीमारी के कारण गए थे, क्योंकि मेरा जब लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था तो मुझे 1 साल तक बेड पे रहना था, अलग बिल्कुल एकांत में। यहाँ क्या था, यहाँ मुझे वो माहौल मिल नहीं पाता, तो मेरा वहाँ मकान था, हम उसमें चले गए, तो थोड़ा सा वहाँ बस रहने लगे। तो वो सिस्टम ऐसा बना, बीमारी के कारण या कैसे लगा लो, मिसेज भी बीमार थी, तो कुछ समय वहाँ हमारा ये निकल गया। लेकिन हमारी जो लोगों की अपेक्षा है उसके अनुसार मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि बहुत जल्द, लगभग समझो जुलाई तक हम इधर शिफ्ट कर जाएंगे और फिर इधर ही अपने लोगों के बीच में रहेंगे। किसी की कोई रात की दिन की कोई समस्या होगी तो उसका समाधान करेंगे। और मैं एक बात लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये ओजोन का मुद्दा यहाँ गली मोहल्ले में प्रोटेस्ट करने से नहीं होगा। जब तक आप लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के और आदरणीय खट्टर जी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि शहरी विकास मंत्री वो हैं, उनको हमारे नेता उस तरीके से नहीं समझाते। वो अपनी कमाई के चक्कर में लोगों का शोषण हो रहा है, लोगों का शोषण कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा, फिर कहोगे कि आप मिसाल देते हो, ये व्यवस्था बनाने का एक तरीका होता है। एक दिन की मैं बात हूँ, उसी मिसाल पे आप समझ जाएंगे। एक ट्रैफिक पुलिस वाले जो होते हैं, 4 पुलिस वाले आगे खड़े होते हैं, बत्ती से थोड़ा सा आगे छुप के, 4 आदमी कम से कम, 3 से 4 आदमी होते हैं, आपने भी देखा होगा गाड़ी से जाते। तो 3-4 आदमी जो रेड लाइट क्रॉस करके और उसके बाद छुप के खड़े होते हैं। मैंने एक दिन सवाल किया कि आप 4 लोगों की यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक आदमी ट्रैफिक सिग्नल पे ही खड़ा हो जाए, एक सिंगल मैन ट्रैफिक, एक सिंगल मैन, 4 की ज़रूरत नहीं है, सिंगल मैन ट्रैफिक पे खड़ा हो जाए। किसी आदमी की हिम्मत नहीं कि वो बत्ती क्रॉस कर जाए। तो पुलिस वाले ने मुझे क्या जवाब दिया? ये जवाब दिया कि अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो क्रॉस कोई करेगा ही नहीं, और पैसा कहाँ से आएगा? आधे से ज़्यादा पैसा पुलिस की जेब में जाता है, ट्रैफिक की में। चालान तो बहुत मुश्किल से ही होता है लोगों का, जब वो पैसा नहीं देते तो ही चालान होता है, या कोई इस तरह से रिकॉर्डिंग वगैरह कर ले तो। लेकिन वो इंतज़ार करते हैं कि कोई पैसा दे, इसलिए ये ओजोन जैसी तलवारें भी ऐसे ही लटका रखी हैं कि अगर ये ओजोन लटकेगा, अगर अनऑथराइज कॉलोनी रहेंगी, तो आपको मकान, दुकान, पानी, बिजली सब के एवज में आपको पैसा मिलेगा, आपकी जेबें भरेंगी,
अरबों रुपया, करोड़ों में नहीं, अरबों रुपया इसी माध्यम से सरकार के लोगों की जेब में, पुलिस की जेब में, संबंधित अधिकारियों की जेब में, मैं एमसीडी में रहा हूँ, चाहे वो एमसीडी के लोग हों, चाहे किसी भी विभाग के लोग हों, इसी तरह से कमाई होती है, जिसको काली कमाई कहते हैं। और काली कमाई का काला धंधा है ये, और इससे बड़ा धंधा राजनीतिक लोगों के लिए और अफसरों के लिए कोई है ही नहीं। कि हम पेपर के हिसाब से तो 63 साल के हो जाएंगे, और वैसे हम हो जाएंगे 64 साल के। तो अब ज़्यादा कोई अपेक्षाएं बिजनेस की या उस तरह की तो नहीं है। और मुझे कोई मैं किसी का, फिर आप कहोगे मैं नाम ना लूं, मुझे कोई इतनी पैसे की भूख भी नहीं है। मेरे बच्चे दोनों, जितनी ज़रूरत है उतना भगवान ने मुझे दिया हुआ है, फालतू की ज़रूरत नहीं है। राजनीति में मैं पैसा कमाता नहीं, आपको भी पता, 10 साल के शासन में आपने देखा होगा। मैं तो सोचता हूँ कि मेरा हाथ ऐसे रहे, किसी के सामने ऐसे ना हो। मेरी सोच आज भी है और कल भी यही थी, और मेरे बड़े बूढ़ों की भी यही सोच रही है। आगे भी मेरी ये बच्चों से कहना है कि आगे कोई राजनीति भी करो, मत करो, लेकिन किसी से ये मत कहना कि भाई मुझे ये दे दे वो दे दे, किसी के एवज में, काम के एवज में पैसा लो, वो हमें नहीं चाहिए। हम तो सेवा भावना हमारे दादा से लेके, पिताजी से लेके, और हम तक भी, और पत्नी तक भी, और बच्चों से भी यही आशा करेंगे कि सेवा भावना करें, लोगों से जुड़ें। आज लोगों को ज़रूरत होगी, आप जब इलाके में घूमेंगे तो लोग बताएंगे कि भाई किसके कार्यकाल में कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया। लोगों के जहन में होता है, दिमाग में होता है, और लोग सब जानते हैं। कहते हैं ना, ये पब्लिक है, सब जानती है। मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, महेश अमाना ने कभी भी जीवन में किसी के साथ कोई राजनीति नहीं की। अगर महेश अमाना किसी के साथ रहा तो तन से, मन से, धन से और वचन से साथ रहा है। और अगर किसी के साथ रहता हूँ तो ऐसे ही रहता हूँ। आज मेरा सांसद भले ही हो राम बेबी, मैं उसके साथ कतई नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ, और आगे भविष्य में ऐसा होगा भी नहीं। क्यों? कि जिस व्यक्ति के साथ अच्छा करते 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 भी उसको हया शर्म नहीं आई, सब तरह के उसने हमारे खिलाफ जो भी किया, दुनिया जानती है, क्षेत्र जानता है, पूरी दिल्ली जानती है, पूरा एनसीआर जानता है कि हमने क्या किया उसके साथ, और उसने हमारे साथ क्या किया। हमने डंके की चोट पे कहते हैं कि जो ये यहाँ से उगाही करवाता था और करवा रहा है, हमने उसके विरोध में पार्टी में कंप्लेंट भेजी थी सभी जगह, और एसीपी से लेके और कमिश्नर तक कंप्लेंट करी थी कि इस क्षेत्र से इस तरह से लोगों को तंग किया जा रहा है, इनसे उगाही की जा रही है, मकान पे, दुकान पे, बिजली पे, पानी पे, धंधे पे, फैक्ट्री पे। इसका हम विरोधी थे, इसी कारण से वो हमारे विरोध में आया। अगर हम चुपचाप आम लोगों की तरह गूंगे बनकर बैठे रहते, लोगों की, गरीबों की, समाज की, क्षेत्र की आवाज़ को नहीं उठाते और ना ही कंप्लेंट करते, तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। हम भी कहते हैं ना, कभी उसकी तरह ना गांधी के बंदर बन के बैठ जाएं। बंदर का मतलब ये नहीं है, उन्होंने तो कह दिया कि भाई बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। अरे भाई, बुराई दिख रही है तो उसको दूर करो, और बोलना है तो जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे। वो बुरी और अच्छी क्या होती है, उसमें आप गलत के साथ उठा रहे ना आवाज़, तो बोलना भी चाहिए, गूंगा भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, प्रतिशोध नहीं है ये। आप अगर ऐसा मानते कि ये प्रतिशोध है, लेकिन मैं इसको प्रतिशोध इसलिए नहीं मानता क्योंकि जब हम आज़ादी से पहले, अंग्रेजों से भी पहले, मुगलों का विरोध करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमारे साथ गलत होता था तभी विरोध करते थे। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो जब कहते हैं ना, जंग में जब जंग होती है तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो स्वाभाविक है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। समाज पे प्रभाव तो पड़ता है इन बातों का। देखिए, समाज में प्रभाव पड़ता है। हम देखो ना, तो कोई उनके लिए हमने कोई वैसे शब्द यूज नहीं किए कभी भी। हमने तो उनको इज्जत भी दी,
जब उन्होंने काम किया तो हमने तो उनके लिए ये भी कहा कि भाई विकास कर रहे हैं, विकास पुरुष का लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। लेकिन विकास के साथ अगर विनाश शुरू कर दिया तो अगर हम अच्छा कह सकते हैं तो बुरे काम के लिए बुरा ना कहें क्या? मुझे बताइए, अगर हम अच्छे की बड़ाई करते हैं तो बुरे की बुराई ना करें। हमने हमेशा एक बात कही है कि जितने भी एरिया में एमएलए बने उनमें ज्यादा काम रामवीर बिधूड़ी ने किया। ये कहा कि नहीं कहा मैंने पहले कहा है। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है, लोगों को लुटवा रहा है, लोगों से पैसा ऐंठ रहा है, तो क्या उस विकास के बदले में तुम लोगों को लूटोगे? या तो विकास करो, लूटो मत। फिर विकास की जरूरत क्या है? जो बदले में आपने किया उसको तो आपने मिट्टी मिला दी। आपने तो कहते ना अब उस पे लीप दिया। जो किया अच्छा किया, उससे ज्यादा बुरा कर दिया। महेश सवाना ने अपनी बेबाकी से बातें कही। अब देखना है आने वाले चुनाव में इनका क्या रूप होता है और किस टाइप से ये अपने समर्थकों पे खरे उतरते हैं।